अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुफ्तगू का सिलसिला जिस नहज पे चल रहा था उसमें एक चीज़ मुझे देखने को मिली। मेरा उस प्रोग्राम के साथ पहले से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इत्तफ़ाक़न जब मैंने दूसरा प्रोग्राम कल परसों अपलोड किया तो उसके बाद मैंने देखा कि डॉक्टर परवेज़ हूद भाई और हादी चट्ठा साहब, एडवोकेट ईमान मज़ारी के हस्बैंड, और वो जो उस वक्त उनको दोनों मियाँ बीवी रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्लास्फेमी केसेस को, और बहुत सुलझे हुए और दलेर कहना चाहिए, लेकिन वो अपनी बोलचाल में और अपने बेरिंग में उस तरह करके वो दलेरी का मुजाहरा करते नज़र नहीं आते, लेकिन करने वाली बात दोनों पाँव पर पूरा वज़न डाल के पूरी कह जाते हैं और कहते हैं। तो मुजाहिद हुसैन साहब, ये तीन अहबाब, इन्होंने कोई घंटा डेढ़ इस पे बात की, उनकी ऑडियंस ने भी उसमें शमूलियत इख्तियार की। मुझे ज़ाती तौर पर इन तीनों के इखलास और कॉज के साथ दयानत और वाबस्तगी और संजीदगी से ज़र्रा बराबर इख्तलाफ नहीं है। हादी चट्ठा और ईमान मज़ारी खालिसतन वो जो सामने नज़र आती हुई ब्लैटेंट किस्म का जुल्म और बर्बरियत होता है बनामे मज़हब व बनामे रियासत, वो उसको काउंटर करने के लिए, उसका दिफा करने के लिए एक वकील को जिस हद तक इस्तिताअत हासिल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस नुक्ता नज़र से चीज़ के साथ खड़े हो गए। उनकी नीयत पर हमला करना या उनके जो एस्पायरेशंस हैं उस पर कीचड़ उछालना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ईदी साहब जो हैं वो जो भी काम करते थे मखलूक खुदा के भलाई के लिए, वो मुलवानों को चंद विरद और वजीफ़ों और चंद किस्म के कलमात के अदम अदायगी की वजह से वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। और मुल्ला का जो खुदा है उसको भी मुल्ला के नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन एक बात बहरहाल कम अज़ कम मैं इस बात पर कायम हूँ और मेरा यही अकीदा और ईमान है कि मुल्ला का खुदा कायनात का खुदा नहीं है। और जो मुआशरती एक इज्तमाई तौर पर ज़िल्लत और बदबख्ती की जो मार पड़ी है सोसाइटी को, वो बुनियादी तौर पर अगर उसका एक जुर्म पूरे मुआशरे का अगर करार दिया जाए पाकिस्तान की सोसाइटी का, तो उनका वाहिद जुर्म यह है कि उन्होंने मुल्लायत और मुल्ला के खुदा को कायनात का खुदा समझ रखा है। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि चौधरी मोहम्मद अली साहब के साथ बैठे हुए थे, उनके ज़ाहिर है कस्बे फैज़ करने बुज़ुर्ग थे तो ज़ाहिर हाज़िरी दे देते थे, जाके बैठ जाते थे, उनसे कोई ना कोई बात सुनने को मिल जाती थी। वो अपने किसी न किसी थॉट में तो उनके अंदर शायर हो या अच्छा सोचने वाला हो, अच्छा दानिश्वर हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सिलसिला चलता रहता है। एक खुशबू मेरी सांसों में रवान रहती है। वो जब जाग रहे हैं या सो रहे हैं तो उनके जहन में कुछ ना कुछ सिलसिला चल ही रहा होता है। तो वो मैं जाके बैठा हुआ तो मुझे कहते हैं कि ये जेड़े खुदा दा बर्ट्रैंड रसल ने इनकार किया सीगा, या इस तरह दे एनलाइटेंड फिलोसफर्स और राइटर्स और इस तरह दे दानिश्वरों ने जिस खुदा दा इनकार किया है, वो कायनात दा खुदा तो नहीं सी। उन्होंने चर्च दे ते
अपना सेंट पॉल के जरिए इंट्रोड्यूस करवाए हुए पादरी दे खुदा का इनकार किया। कायनात के खुदा का इनकार नहीं इन लोगों ने किया। तो चोई साहब कहते हैं तो वो जो मौलवी का यानी पादरी का जो खुदा है वह तो इनकार हर शरीफ आदमी को कर ही देना चाहिए। इसी तरह जब हूद भाई ये पॉडकास्टिंग नहीं इस तरह करते थे बल्कि सिर्फ वो फिज़िक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे अपना कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, तो मैं ऑन एंड ऑफ उनके दफ्तर में, आई वॉज नॉट ए फिज़िक्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट फॉर दैट मैटर मैं नहीं था, लेकिन बहरहाल वो उस वक्त भी आउटस्पोकन थे, लाउड स्पोकन थे और इंटेलेक्चुअली जाने जाते थे और अवेलेबल थे, जैसा कि वो आज भी ज़्यादा बेहतर तौर पर जाने भी जाते हैं और उसी तरह अवेलेबल भी हैं। और वो अपने थॉट प्रोसेस की हद तक दर्द रखते हैं। उनको ये तकलीफ़ है कि हमारा मुआशरा जहालत की मौत के ज़रिए जो ज़िल्लत मुसल्लत की गई है उस ज़िल्लत की मौत मर रहा है, तो क्यों मर रहा है। उनको ये जेन्युइनली मसला है, वो वाक़तन ये समझते हैं कि ठीक है मैं जो प्रोफेसर हाँ फिज़िक्स का वो तो मैं है ही हाँ, लेकिन वो मेरी एक एकेडमिक और पर्सनल फील्ड है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जो राइट्स की वायोलेशन हो रही है, जो इंसानों के ऊपर बेइख्तियारी और बेकसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मुसल्लत की जा रही है, बनामे मज़हब भी बनामे रियासत भी, वो उस पर एहतजाज करना हक समझते हैं अपना और अपना फ़र्ज़ समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मुजाहिद हुसैन साहब ने 5-6 किताबें लिखी जिनमें से कुछ बैन होने का एजाज़ भी हासिल कर चुकी पाकिस्तान में, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करते रहे। और आज तक मैं तो खैर अगर एक दलील दूंगा तो वो बहुत से लोगों को हत्थे से उखाड़ने के बायस बन सकती है। मैंने उनको जहाँ जहाँ गुफ्तगू करते सुना है, उन्होंने आज तक जमात अहमदिया का जिक्र करते हुए कभी कादियानी या मिर्ज़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हवाला देने के लिए भी। वो हमेशा जमात अहमदिया के तौर पर ही जिक्र करते हैं। और ये खूबी आप पाकिस्तान बनने से लेके आज तक देख लीजिए कि जो अहमदिया तशख़्ख़ुस के ऊपर डेरोगेटरी अंदाज इख्तियार नहीं करता, वो आप हमेशा देखेंगे कि अपनी फील्ड में बेहतरीन प्रोफेसर साबित होगा, वो बेहतरीन बैंकर होगा, वो बेहतरीन सियासतदान होगा, वो बेहतरीन सहाफ़ी होगा, वो बेहतरीन मजहबी स्कॉलर होगा। क्योंकि जो जाली मुनाफिक और दरीदा दहनी को, बदजुबानी को और बदतीनती को इस्लाम से इखलास की अलामत समझते हैं, उन बदबख्तों को ये उसूली तर्ज़ तखातुब नसीब ही नहीं हो सकता। अहमदी वो सारे नहीं होते, किसी को होने की ज़रूरत भी क्या है। मतलब ये अभी फौत हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर मेहदी हसन थे, उनको कोई मसला नहीं था, उनका थॉट प्रोसेस अपनी जगह उसी तरह चलता रहेगा, लेकिन वो डेरोगेटरी नाम लेके बात करना जो है वो अपने मनसब के मुनाफी समझते थे। मैं आपसे आके मिलूं और हाथ मिलाऊं और मैं अपना तारुफ करवाऊं और मैं बताऊं मेरा नाम ये है, आप आगे से कहें नहीं तू ते कादियानी, तो ये जो है ना कानी वंड ये आपने की है। और जिस सोसाइटी में इस तरह की बेईमानी और मुनाफकत को एक्नॉलेज और एक्रेडिटेड स्टेटस मिल जाए, वो सोसाइटी
अपनी इज्तमाइयत में बहुत ज़्यादा दो नंबरी और गैर मुखलिस एक्टिविज़म का ही शिकार होके उसी में गर्क हुई रहती है। मैंने फ़र्दन तीनों का जिक्र कर दिया। इसके अलावा उनके औसाफ, उनका स्टेटस, उनकी शख्सियात का जो उन्होंने मेहनतें अपने अपनी फील्ड में की हैं वो अलग से मुतकाज़ी हैं एक्नॉलेज किए जाने की। मेरा इस वक्त ये मौजू नहीं है कि उनका मकाम क्या है, मेरा मौजू ये है कि उन तीन अशख़ास के इखलास पर कॉज के साथ वाबस्तगी के अंदर जो दर्द पाया जाता है, मुझे उस पर कोई शक नहीं है। लेकिन उन तीनों ने जब गुफ्तगू की तो अपने अपने दायरे और अपने अपने अंदाज में तीनों ने एक बात पर बहरहाल सौद किया, एग्री हुए। वो ये कि जान जाती दिखाई देती है। ये शेर उन्होंने नहीं पढ़ा था, मैं उसको सम अप कर रहा हूँ। जान जाती दिखाई देती है, तेरा आना नज़र नहीं आता। वो ये यानी हादी चट्ठा ये कि ये छोटी सी बात तो नहीं है कि जिन जजेस के सामने आप ये केस प्लीड करते हैं वो जजेस आपको प्राइवेटली कह रहे हैं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक फैमिली है, मेरा बीवी बच्चे हैं, मैं इसमें तुम्हें ज़मानत नहीं दूंगा ब्लास्फेमी केस में तुम्हारे मौक्कल को। गलती थी मुक गई। उसके बाद तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन वो जो बुनियाद थी सारे उस महल के नीचे से वो सरका दी गई। उस सिस्टम, उस लीगल सिस्टम पे तामीर करदा जो अदलिया है वो क्यों अपने हाईएस्ट लेवल पर 26वीं तरमीम के हक में क्यों नहीं खड़ी होगी? वो क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सर काट के उसमें से सर कटा जो चीफ जस्टिस है वो इधर रह जाएगा और एक चीफ जस्टिस उनकी पर्पस को सर्व करवाने के लिए आईनी अदालत का सरबराह बन जाएगा जो आईनी मामलात को देखेगा। तो आपका जो अदलिया का निज़ाम है वो बैठ गया, धड़ाम से गिर चुका। अब वो अदलिया, अब वो ब्यूरोक्रेसी, अब वो एस्टेब्लिशमेंट, अब वो इदारे, अब वो सारी पार्लियामेंट, उसके मेंबरान, वो एक एलीट के लेवल पर डिसाइडेड और तयशुदा मामलात को सपोर्ट करने के लिए एक टूल बन चुके हैं, एक सिस्टम, एक मशीन बन चुके हैं, जिसमें से एक तरफ से 25 करोड़ अवाम के दाने डाले जाएंगे, खून उनका नुचड़ के दरियाओं में बह जाएगा, हड्डियां उनकी जो हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगी और उनका जो नाम और उनकी हेड काउंटिंग है उसकी बुनियाद पर ये एस्टेब्लिशमेंट के इदारे, ये पार्लियामेंट, ये सेनेट, इसी तरह के चारों वज़राए आला, इसी तरह की बिठाई गई कश्मीर की हुकूमत और इसी तरह के शहबाज शरीफ और इसी तरह के हिज एक्सीलेंसी इज़्ज़त माब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। पानी जो है ना वो सारा इनकी फसलों को जाएगा। जो जिंदगी बख्श किस्म के टीके हैं, जो मल्टीविटामिन है, थ्राइव और स्ट्राइव करने के लिए जो चाहिए होते हैं, वो इनके इर्द गिर्द लोगों को लगेंगे। आम आदमी भूल जाए। आम आदमी के साथ क्या होगा? आम आदमी को वो पुलिस अवेलेबल नहीं है जिस पुलिस का एसपी कंप्रोमाइज्ड ना हो। आम आदमी को वो पुलिस अवेलेबल नहीं है जिसका आईजी सियासी तौर पर चॉइस करके ना लगाया जाता हो। फॉर दैट मैटर मुझे यहाँ पिछले दिनों एक जर्मन फौजी मिला
यूनिफॉर्म में था। और थोड़ी देर बात हुई तो मैंने उसे कहा कि तुम बाकायदा फ़ौजी हो या ऐसे मतलब? उसने कहा मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मैं बाकायदा ही फ़ौजी हूँ। तो मैंने कहा कि फिर तुम्हारा कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम सिपाही हो, कमीशन अफसर हो? कहते नहीं मैं हूँ तो सिपाही, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे पास वेपन नहीं है? कहते हाँ वो हमारे पास नहीं होता इस तरह, और जो हमारी डेजिग्नेटेड ड्यूटी है उसके हद तक हम यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेपन हमें क्रॉस द बॉर्डर लड़ने के लिए इशू होता है। हमारी अपनी सरजमीन पे हमारा वेपन नहीं चलाया जाता पब्लिक की तरफ मुंह करके। उसके लिए पुलिस जो है उसको वेपन इस्तेमाल करने की कैपेसिटी और इख्तियारात दिए गए हैं। इसलिए आप कहीं इर्द गिर्द चलते फिरते हो, छोटी सी आम तौर पर भी अगर आप एक सिपाही देखेंगे किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो उसको सारे अवेलेबल वेपन उसकी पहुंच में है। हर तरह की जो यानी उसकी गाड़ी, उसके मतलब ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट, पूरे साजो सामान के साथ वो छोटी सी कॉल के लिए भी निकलेगा। आपको अगर फ्रैंकफर्ट स्टेशन पे भी वो ऐसे ही किसी हंगामी तौर पर जाता हुआ नज़र आएगा, तो वो उसके पास आउट क्लास किस्म का वेपन, आउट क्लास किस्म की वायरलेस, उसी तरह बेहतरीन किस्म का वो जो है चेस्ट को बचाने वाला गियर वो, और उसकी गाड़ी के साथ अटैच्ड सारे की सारी सहूलतें, हर तरह की जो वहाँ पे आपकी एजेंसियों को अवेलेबल होता है ना एक्सेस जिस डाटा तक, वो यहाँ की पुलिस को अवेलेबल होता है ज़रूरत पड़ने पर। मिस यूज़ उस वेपन को, उस स्टेटस को, उस ताकत को, उस गिरफ्तार करने की जो पावर है उसको, वो होते हुए मैंने पिछले 10 साल में नहीं देखा कभी। बल्कि यहाँ पे मैं जब एक सरकारी सी दी हुई जो रिफ्यूजी रिहाइश होती 8-9 साल पहले उसमें था, तो मेरे साथ के कमरे में एक और था, वो कहीं ऊपर से सिगरेट पी के नीचे फेंक देता था। और एक इंस्पेक्टर वागनर उसका नाम था बंदे का, वो यूनिफॉर्म्ड इंस्पेक्टर था पुलिस का। मुझे उसने कहा कि ये सिगरेट के टोटे किसी ने फेंके हुए, तो ये तुम उठाओ, तुमने फेंके हैं। मैंने कहा तुम पहले ऊपर आओ। वो आया, मैंने कहा ये दो जो टोटे नीचे गिरे हुए हैं इनका फ़िल्टर ये येलो कलर का है, और येलो कलर का फ़िल्टर वो मैं उसको कमरे में ले गया। मैंने कहा ये स्ट्रे देखो और ये मेरी अलमारी में सिगरेट देखो, मेरे जो हैं वो वाइट कलर के हैं। तो जब मैं ये मेरे ये हैं ही नहीं, मैं इनको इस्तेमाल ही नहीं करता, और वो जो दूसरे कमरे वाला है उसने फेंके हुए वही उठाएगा। कहते तुम्हें मैं कह रहा हूँ तुम उठाओगे? मैंने कहा तुम कह भी रहे हो तो मैं नहीं उठाऊंगा। अच्छी खासी सख्त कलामी हुई उसके साथ, लेकिन उसको ये जुर्रत नहीं दी यहाँ के सिस्टम ने कि वो यहाँ का पैदाइशी हो के, पुलिस का इंस्पेक्टर हो के, एक गैर मुल्की जो कि पनाह गुज़ीन था उस वक्त, अभी उसको वो स्टेटस दिया भी नहीं गया था रेजिडेंशियल, उसको जाके वो कुसोनमुखी जो नहीं कर सका, और अपने यूनिफॉर्म और पिस्टल और अपने जो दिए गए इख्तियारात हैं उसको मेरे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं कर सका। आम शहरी के ख़िलाफ़ कैसे इस्तेमाल करेगा? लेकिन यहीं रात को देखते हैं वीकेंड नाइट्स पे वो लौंडे लपाड़िए इन्हीं जर्मनों के पैदाशुदा, हर लिहाज से बाई ऑल मीन्स जर्मन। वो ज़रा सी वो आराम तो पी करते हैं तो वो उनको दीवार की तरफ मुंह करके जाओ बाजू उठाए हुए, और उनको मतलब बगैर किसी लंबे चौड़ी वायलेंस के वो उनका नाटका बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कहानी सुनाने का मतलब ये था कि जिन लोगों ने अपने सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, वो मुआशरे को इंटैक्ट रखने के लिए पुलिस को पावरफुल बनाते हैं,
और उनकी पुलिस के पास सारे रिसोर्सेज और वेपन्स होते हैं, उनकी फौज के पास इस तरह के नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे यहाँ मैंने कहा सिस्टम उल्टा है। इसलिए वहाँ सिस्टमेटिकली चूँकि आपकी पुलिस को भी खसी किया गया है, उसको इनकैपेबल रखा गया है, और आपकी अदलिया को भी गुलाम रखा गया है। आपकी पार्लियामेंट जो है वो सारी की सारी खरीदी हुई है। ये जो है ना बड़ा जी, वो बड़ा अच्छा जी, वो उसकी वास्कट और उसके वो बड़ा शरीफ आदमी एमपी है, क्या वो शरीफ आदमी है? शरीफ आदमी एक ही थे वो आपके पास। मुल्क के लिए, असूल के लिए जो खड़े होने की इस्तात रखते थे, 70 में भुट्टो के जरिए पता चल गया था, उस इलेक्शन के जरिए आपको, आपने उनको इलेक्टोरल सिस्टम से बाहर कर दिया है कि अगर ये इस सिस्टम में रहे तो इनका 1% भी हमें ये हरामजदगियां नहीं करने देगा। और ये हकीकत है। आप अब चूंकि मुझे अभी आज की बात यहाँ ख़त्म करनी है, अभी बातें तो बड़ी चलनी है, मैं तो इन 2 महीनों में पता नहीं क्या क्या सोचता रहा हूँ। फ़र्ज़ किया पिछले सालों में जो रौला पड़ा जी, आतिफ मियाँ ने इन्होंने लाण नहीं दिता, उत्थे वो फाइनांस दा हैड या इदारे दा सरबरा या मैंबर नहीं बनने देता, जो भी उस वक्त सिचुएशन थी, इमरान खान। अगर आप सोचें, अगर आतिफ मियाँ होता, उससे आप इस तरह के बिलियंस मंजूर करवा सकते थे अंडर द कारपेट। वो रिजाइन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाशिया आपके मुंह पे मार के चला जाता, क्या रखो अगर तुझे आए गंद मेरे को करवाने देते। तो लिहाजा जिस तरह आतिफ मियाँ इस दहाई में आपको सूट नहीं करता था, इसी तरह जमात अहमदिया का वोट मेन स्ट्रीम में रहता तो ये जो खोते घोड़े इकट्ठे कर लिए हैं ना आपने पार्लियामेंट में, जिनकी बोलियां लगती हैं सूटकेसों के जरिए, रफीक तारड़, ये अखबारों में छपी हुई बातें बता रहा हूँ, सदर पाकिस्तान नोटों के ब्रीफ केस भर के सैनिटर खरीदने जा रहा है। फिटे मुँह थोड़ी करतूत दा, यही आख्या जा सकता। तो जब ये फ़ज़ा हो, उसमें से अब उम्मीद कोई नहीं है। सारों ने, इन तीनों का जिनके मैंने नाम लिए हैं, तीनों ने कहा हमें कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान की सूरत हाल ठीक होने की। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो ये नहीं कह सकते, मैं खुल के कह सकता हूँ और कह रहा हूँ। उत्थों जाके अपनी मसला हल करो जिथों गंद करना शुरू किया सर। 70 तो बाद जो 74 च किया जे ना, जिदे ते नचदे ने मौलवी 7 सितंबर ਨੂੰ, जिन्ना चिर ਤੁਹਾਡੀ 7 सितंबर इंज ही रहनी है, ਤੁਹਾਡੀ गिद्दड़ कुट इंज ही वल वल रसिया ते कुट कुट सोटिया, तुसी इस पंबल पूसे चो बाहर नहीं आ सकते। हाले छोटी छोटी बातें और हैं, सैलाबों वाली भी हैं, दीगर भी बहुत सी हैं, और मिसमैनेजमेंट की भी बहुत सी हैं, लेकिन उसके बाद वो जो खैमज़न आग के दरमियान वाले हैं, वो हम क्यों सरवाइव कर रहे हैं, हमें क्या उम्मीद है, हम क्या सोच के बैठे हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।